Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So we were discussing about the chapter number 8 from NCERT book Biology subject class 12th. The chapter name is Human Health and Diseases. इस chapter में हम लोगों ने introduction part, diseases, different pathogens से related जितनी diseases थी NCERT book में mentioned हमने वो पढ़ ली हैं. We have talked about the classification of immunity जिसमें हमने इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था. एंड आफ्टर दैट हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी क्लासीफाई किया था ऑन टू बेसिस. एक रिस्पॉन्स के बेसिस पे ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड. सेकंड हमारा जो क्लासिफिकेशन था एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्रिगर कि कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है रिस्पॉन्सेज को. उस बेसिस पे आपके एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की थी. एक्टिव इम्यूनिटी में ही एक मैकेनिज्म था जो कि आर्टिफिशियली आपको क्या कर रहा था, इनिशिएट कर रहा था आपकी बॉडी में किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को. दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. द नेम ऑफ द टुडेज टॉपिक इज वैक्सीनेशन. ये आजकल बहुत चर्चा में रहने वाला विषय है. आप लोगों को लग रही है वैक्सीन, अब तो बालकों के लिए भी आ गई है, छोटे बालकों के लिए, हाँ है ना. तो आप लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम. फिर इम्यूनाइजेशन क्या है, इसको इम्यूनाइजेशन क्यों कह रहे हैं वो बात करेंगे हम. तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वैक्सीन किस कैटेगरी में आती है. वैक्सीनेशन या वैक्सीन तो अभी साइड में रखो. वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो आपके किस टाइप की इम्यूनिटी के बेसिस में, किस टाइप की इम्यूनिटी की कैटेगरी में आती है, जो हम कल के क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था. इट कम्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा आपका एक्टिव. एक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसको एक्वायर करने वाले हैं. दूसरी चीज एक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारी ही बॉडी इन्वॉल्व होने वाली है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में. और जो भी हमारी बॉडी जब खुद प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी, वो सारी इम्यूनिटी आपकी एक्टिव में आती है, क्योंकि हम एक्टिवेट हो जाते हैं. वो पैथोजन हमें एक्टिवेट कर दे रहा है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और हम अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम आ जाएंगे पैसिव में. ठीक है, तो एक्टिव हो गई. और एक्टिव में भी आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल थे. अब वैक्सीन क्या है, हमारी आर्टिफिशियली कंडक्टेड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. ये समझ में आ गया आपको. देखो कोई भी प्रोसेस जो बन रही है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बनती है. इसका भी कोई प्रिंसिपल होगा. क्या प्रिंसिपल है ये, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है. बेस्ड ऑन दी मेमोरी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा था, जब भी कोई बॉडी आपकी बॉडी में क्या हो रहा था, पैथोजन जब एंटर करता है फर्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स देती है वो कौन सा टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है बच्चों, प्राइमरी. ठीक है, इस प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद में बॉडी में आपकी दो तरीके की सेल्स बनती हैं, इफेक्टर सेल्स और आपकी मेमोरी सेल्स. ठीक है, आपकी इफेक्टर सेल्स तो हैं. इफेक्टर सेल्स क्या करेंगे, उस प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर पैथोजन को किल करेंगे, उससे फाइट करेंगे. प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर ये जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर, वो आपको इफेक्टर सेल्स से ही मिलेगा. तो मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी सेल्स का, ये स्टोर्ड हो जाती हैं. गेट स्टोर्ड. क्यों स्टोर्ड हो रही हैं, जब भी सब्सिक्वेंट एनकाउंटरमेंट होगा, जब इस सेम बॉडी पे पैथोजन दोबारा आएगा, सेम पैथोजन, सेम काइंड ऑफ पैथोजन. क्या है ये, सेम काइंड. ये नहीं कि वही वो तो मारा जा चुका बेचारा, वो शहीद हो गया है, उसका बदला लेने आ रहा है उसका पैथोजन, उसका भाई बंधु रिश्तेदार बेटा, अरे मेरे पापा को मारा मैं बदला लूंगा, है ना. वैसे पापा क्या, बैक्टीरिया जितने यूनिसेलुलर हैं उनके पापा कुछ होते नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सारी माएँ होती है ना, तो वो मैं माँ का बदला लूंगा भी तो कैसे होगा, लूंगी है ना, जाकर उसको किल करूंगी, मैं भी लड़ूंगी किससे, आपके ह्यूमन जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे. तो ये दोबारा जब लेने आते हैं बदला सेकेंड टाइम, सेम काइंड ऑफ पैथोजन, तो हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं. ठीक है, ये इनको पहचान जाती हैं, यहाँ पे सारा डाटाबेस में रख रखी है इन्फॉर्मेशन. तो ये क्या करती हैं, इससे एक्टिवेट होने के बाद में ये सेल्स आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन. अब देखो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स में ये बात हुई थी कि इतना टाइम लगता है हमें, क्योंकि हमें पहचानना होता है, हमें देखना होता है भाई क्या क्या वेपन्स लाए हैं ये, ऐसे लड़ने पहुंच जाओगे, साउथ के हीरो तो हो नहीं, है ना. 1 मैन आर्मी पहुंच गए, उड़ा रहे हैं, मतलब 4 व्हीलर्स उड़ रही हैं, और उड़ते उड़ते उसमें से आप निकल के भी आ जा रहे हैं, लड़ के उसमें उड़ते उड़ते में जाके बैठ के भी निकल जा रहे हैं. कुछ भी पॉसिबल है, वो टॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है.
ठीक है, तो क्या है आपका ये क्या करेंगे, पहली बार में उनको सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद में फाइट करने जाएंगे, प्रिपरेशन करने के बाद में, और इन्फॉर्मेशन आपके दोबारा कुछ ना हो जाए, वहां रख कर जाएंगे कि हम गई और हम शहीद हो गई, तो इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, दोबारा से वो हमारा दुश्मन दोबारा आएगा तो हम उससे फाइट तो कर सके, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे दें। तो वो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर लेते हैं मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स सेम काम कर रही हैं, ये एंटीबॉडीज बना के नहीं रख रही। एंटीबॉडीज का क्या प्रोडक्शन करेंगे, जब सेकंड पैथोजन का क्या होगा, आपका अटैक होगा, तो ये मेमोरी सेल्स यहाँ पर क्या होगा, कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर पहचानने बचाने वाला टाइम ही खत्म, सीधे है ना एनकाउंटर, यही है सीधे एनकाउंटर। पहचान लिया, बहुत देख लिया, बहुत इसका देख लिया, बार 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 बार, अपने बस की नहीं झेलना। अब क्या करेंगे, ठीक है सीधे एनकाउंटर करो इसका, भेजो एंटीबॉडीज, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तैयार करो आर्मी और भेजो, खत्म करो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब ये जो प्रिंसिपल था हमें पता है, तो उसी बेसिस पे वैक्सीनेशन बनाई। क्यों ना हम पहला रिस्पॉन्स, इसको मैं रब कर दूं जरा, सही से बनाते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो एक पहला रिस्पॉन्स हम बनाते हैं ग्रीन कलर से, पैथोजन आया, ठीक है, इनने इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया। अब यहां से जो रिस्पॉन्स आया वो कौन सा रिस्पॉन्स था, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर, या इम्यून रिस्पॉन्स ही लिखो इसे, क्या लिखेंगे हम, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के टाइम पर आपकी बॉडी में दो तरीके की सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, द फर्स्ट इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स। देखो मेमोरी सेल्स बच्चों टी सेल्स भी होती हैं और बी सेल्स भी होती हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स बोथ, ठीक है, टी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी सेल्स। अच्छा लिम्फोसाइट मत लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, दोनों ही कैटेगरीज हैं, बस इसमें फर्क क्या है, टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जो मेमोरी टी सेल्स हैं, जो पैथोजन का दोबारा एंट्री होगी तो टी सेल्स क्या हो जाती हैं, इफेक्टर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बस बी सेल्स में क्या फर्क है, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने लगती हैं। ये आपकी बन गई। ये तो एट द टाइम क्या करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक ऑन दिस सेम टाइम पे अटैक करेंगे, बट दे गेट स्टोर्ड फॉर सब्सिक्वेंट फॉर, आप सेकेंड लिख लो, सेकेंड एनकाउंटरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ पैथोजन। उस सेम काइंड के पैथोजन के लिए मेमोरी सेल स्टोर कर ली जाएंगी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये तो मामला खत्म हुआ, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, बॉडी ने अपने आप को बचा लिया। अब ये जो पैथोजन है, सेम काइंड का, सेम पैथोजन नहीं, सेम काइंड का पैथोजन जब दोबारा अटैक करेगा तो इसकी बॉडी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है मेमोरी सेल्स, दे गेट एक्टिवेटेड एंड start giving रिस्पॉन्स, एकदम स्टार्ट कर देंगे रिस्पॉन्स देना, और ये जो रिस्पॉन्स होगा दैट रिस्पॉन्स विल बी मैसिवली देंगे। अब कुछ करना नहीं है ना, पहचानना नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टी थी मेमोरी वाली हमारी क्या थी, हमें पता थी, तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना, हमें पता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग है, क्यों ना हम ऐसा करें कि प्राइमरी रिस्पॉन्स हम खुद जनरेट कराएं, किसी ऑर्गेन्स की बॉडी में हम खुद जनरेट कराते हैं, जिसके बाद वो मेमोरी सेल्स बना लेंगे, और मेमोरी सेल्स बनते ही बच्चों उसके पास में ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, या फिर बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यही यूज किया हमारे मैकेनिज्म को हमारे साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या करा, जो पहला पैथोजन था जो फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स दे रहा था, उसमें चेंजेस कर दिए, चेंजेस। ये जो पैथोजन है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स दे रहा है, उस पैथोजन के अंदर कर दिए चेंजेस कुछ। अब इन चेंजेस के बेसिस पे आपकी डिफरेंट जनरेशन वाली वैक्सीन आती हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो पैथोजन के बेसिस पे कि पैथोजन या एंटीजन क्या ले रहे हैं, वो क्या पैथोजन ले रहे हैं, या पैथोजन का पार्ट ले रहे हैं, या उसका जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, उनके बेसिस पर 3 काइंड्स की वैक्सीनेशन आपके पास होती हैं, जिसको बोलते हैं आप फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन,
generation vaccine, second generation vaccine, and third generation vaccine. ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो जनरेशन बढ़ती जाती है, उसमें क्या हो जाती है, एडवांसमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आपके मॉडिफाई होती रहते हैं फीचर्स, है ना। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, पहले नई नई चीज़ आई थी दिमाग में, है ना, नई नई चीज़ आई है तो हमारा सिंपल ही रहती है ऑलवेज। कोई नया आइडिया इतना ज़्यादा आपका मॉडिफाइड नहीं होता जितना उसके बाद में उसके अंदर चेंजेस करके मॉडिफाई करके हम बाद में उसको क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, या वो बेटर हो जाता है। तो पहला यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन है, ठीक है, अब भाई नया नया है ना, नया नया, तो उसने क्या करा उन्होंने कि भाई पैथोजन को उठाओ, पैथोजन को उठाओ और उसको क्या कर दो, किल कर दो, किल्ड पैथोजन ले लो, ठीक है, या फिर पैथोजन को एटीन्यूएटेड कर दो, एटीन्यूएट कर दो। इसका मतलब क्या होता है, देखो किल्ड करेंगे तो मतलब कि हमारा पैथोजन को यहां पे किल्ड कर देंगे। पैथोजन क्या है, डेड, डेड पैथोजन। अगर एटीन्यूएट करेंगे दैट मीन्स लाइफ, जिंदा ले रहे हैं उसको, मतलब इतना बुरी हालत में कर देंगे तो बेचारा इतना वीक हो जाएगा कि डिजीज नहीं दे पाएगा आपको। तो वो इतना वीक हो गया, बट लाइफ बट वीक, उसको इतना वीक कर देंगे कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाएगा। तो क्या हो जाता है, किल्ड, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का पार्ट है। कहाँ का, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, पैथोजन की फुल ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं या फुल बॉडी को यूज कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म उठा रहे हैं, यहाँ से पूरा ऑर्गेनिज्म उठाया, या तो उसे मार दिया, ठीक है, हीट किल्ड कर दिया। पढ़ा था आपने जब आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, हीट किल्ड एसिस्टेंट को लिया था ना, तो किल्ड किया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी किल्ड कर दे रहे हैं, हमने किल कर दिया पैथोजन को। अब मरी हुई बॉडी हम दे रहे हैं अपने ऑर्गेनिज्म को, मरी हुई बॉडी को देखकर, ऑर्गेनिज्म तो उसके लिए तो नई चीज़ है ना, उसके लिए तो अननोन है, मतलब नहीं है कि वो घूम रही है फिर रही है, नहीं ऐसे करके चल रहे हैं, अच्छा घूम रही है तो इसे मारो। अब ऐसे तो फिर पैथोजन चला के दिखाएगा ना, जैसे कोई आपकी सेल्स घूम रही होंगे ऐसे पड़ जाएगा शांति से कि नहीं मुझे पहचानेगा नहीं क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है ना। कोई भी फॉरेन चीज़ को वो पहचान के ही आपका रिस्पॉन्स देती है, आपकी WBCs। तो यहाँ पर भी क्या है, भले आप उसको किल कर देंगे लेकिन आपकी बॉडी उसको पहचान जाएगी। तो किल्ड जब हम लोग लेते हैं पैथोजन पर, फुल बॉडी ले रहे हैं, तब उसको भी हम फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी में रख रहे हैं, या फिर हम उसको क्या कर देंगे, एटीन्यूएट कर देंगे, मतलब कि उसको वीक कर देंगे, जिंदा लेंगे पर वीक कर देंगे। जैसे इसमें पोलियो का सुना होगा ना आप लोगों ने, पोलियो में आपके डेड लेते हैं, पोलियो वायरस में हम डेड या जो किल्ड वाले होते हैं ना उनको लेते हैं आप, और एटीन्यूएटेड में आप किसको ले लेते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन सब जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, इनके लिए हम एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब जानते हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को पता नहीं थी कि कौन सा पार्ट डिजीज कॉज कर रहा है, हमने कहा पूरा उठा के पूरा ही डालो, बस उसको मार दो या फिर उसको वीक कर दो, ठीक है, और उसको यूज कर लो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए। और प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारे मेमोरी सेल्स हमको दे देगा, और ये मेमोरी सेल्स हमको सेकेंडरी रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं सेकेंडरी रिस्पांस देने के लिए। पहला हम खुद दे रहे हैं और सेकेंडरी के लिए हम अपने बॉडी में मेमोरी सेल्स जनरेट करवा रहे हैं। तो ये हो गया। सेकेंड में क्या करते हैं, अब साइंटिस्ट को समझ में आया कि देखो पूरी बॉडी डिजीज नहीं दे रही हमें, पूरी बॉडी डिजीज कॉजिंग नहीं है, जो पार्ट है पैथोजन का पर्टिकुलर पार्ट हमको डिजीज दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैथोजन का पर्टिकुलर पार्ट को यूज करेंगे। पार्ट इज यूज्ड, ये क्या होगा, एंटीजेनिक पार्ट ऑफ पैथोजन। हमने क्या करा, एंटीजेनिक पार्ट उठा लिया, जो कि एंटीजेनिक क्या है, जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर दे, वो हर चीज आपकी एंटीजेनिक है। अब ये एंटीजेनिक क्या है बच्चों, आपके कुछ भी हो सकता है, ये पार्ट जो है पर्टिकुलर पार्ट है पैथोजन का, वो कुछ भी हो सकता है। आपका प्रोटीन हो सकती है, शुगर हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपकी कोटिंग हो सकती है ना, ये आपके कुछ भी, जो भी पैथोजन का पार्ट आपको डिजीज कॉज कर रहा है, हमने सिर्फ उस पार्ट को उठाया और बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना। तो हमें तो बस उतनी सी चीज चाहिए ना जिससे आपकी डिजीज कॉज हो रही है, तो भाई हम वो पार्ट यूज कर लेंगे। थोड़ी सी हमारा दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई क्या फायदा, पूरे को डालो, बस वो पार्ट डाल दो ना जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक। फिर है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। अब हमने क्या करा, अब देखो सब कुछ छोड़ो, DNA उठाओ और उसको डाल दो, खत्म बात। ये होती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। ये समझ में आया हमने किस चीज का यूज करा, कौन से मैकेनिज्म का अपने बॉडी के यूज करके हमने ये आइडिया लगाया कि वैक्सीन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो ये सारी चीज करने के बाद में आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। इम्यूनाइज्ड हो रही है ना, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, इम्यूनाइज्ड कर दिया हमने बॉडी को, तो इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं, वही हमने बोला यहाँ पर, ठीक है। ये चीज सारी, इसके साथ में इसी टॉपिक में आपके एक और चीज दे रखी है, ठीक है। दो चीजें बेसिकली और हैं, जरा थोड़ा सा रब कर देते हैं और वैक्सीन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आपके
हमने क्या यूज़ करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, हम ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन। आपके पैथोजन नहीं है बैक्टीरिया और ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट और बैक्टीरिया का हम यूज करेंगे और उनसे बनवाएंगे हम पॉलीपेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स। एंटीजेनिक पेप्टाइड वहाँ बन गए, उसका हम यूज करके वैक्सीन बनाएंगे। मतलब ये हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी, हमें चाहिए मैसिव रिस्पॉन्स, या हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं बेचारे बैक्टीरिया और ईस्ट का फॉर दिस पर्पस। अच्छा, इसको एक्सप्लेन वे में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अब इस वाली इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, ये कौन से टाइप की जनरेशन वैक्सीन में आएगा? ये डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं, पेप्टाइड्स बना रहे हैं हम, ठीक है, जो हम वैक्सीन में यूज करेंगे। तो क्या ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम फुल बॉडी ले रहे हैं और वहाँ पर तो हम प्रोटीन बनवा रहे हैं। या क्या सेकंड जनरेशन वैक्सीन है? यस, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन का एक पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हैं जो डिजीज कॉजिंग है। तो यहाँ पर भी तो ये क्या है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनवा रहे हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी ने हम बैक्टीरिया और ईस्ट की बॉडी का यूज करके वो जो डिजीज कॉजिंग प्रोटीन है उसको हम सिंथेसाइज करा रहे हैं। तो ये कौन सी आपकी जनरेशन वैक्सीन में आ जाएगी? सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आ जाएगी। इसके साथ साथ में आपके टिटनस की बात की है, तो टिटनस में होता क्या है बच्चों, टिटनस में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है आपको टिटनस देने के लिए, दैट वाज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। ये टिटने जो क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज है, ये क्या कर रही है, आपके बॉडी में टॉक्सिन रिलीज कर रही है। ये जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन में इसका एंटीटॉक्सिन देते हैं, एंटीटॉक्सिन्स टू जस्ट न्यूट्रलाइज इट्स फंक्शन, ठीक है। ये कर रहे हैं बॉडी में, क्योंकि ये क्या है, किस टाइप का आपका इम्यूनाइजेशन है, आपका आर्टिफिशियल, पैसिव और आर्टिफिशियल, ठीक है, जब आपको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए वो कर रहे हैं हम टिटनस में। स्नेक बाइट में भी हमने यही किया था, ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ दे दी थी आपको। तो ये आपका रहा पूरा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टॉपिक। इसमें आई होप कुछ छूटा तो नहीं है, पर कुछ होगा तो हम कभी कवर कर लेंगे बाद में। सो अब हम लोग देखते हैं, एक और टॉपिक आज मुझे कवर कराना है, दैट इज़ एलर्जी, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी है आपकी बॉडी में जब हो जाती है, तो क्या रीजंस हैं और वो किस वजह से हो रहा है इन्फ्लेमेशन, तो इसकी बात करेंगे हम। लेट मी रब दिस और फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं एलर्जी क्या है, क्या होती है एलर्जी। ओहो, इंक खत्म हो गई शायद। एलर्जी क्या है आपकी बॉडी में जब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या फिर किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी अननेसेसरली रिएक्ट करने लगे, रिस्पॉन्स देने लगे। अननेसेसरली मतलब कि अब देखो धूल है उड़ती हुई जा रही है, भैया उससे क्या इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। क्यों है सेंसिटिव? क्योंकि वो आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में रहे हैं। अब आप गांव के बच्चों की बात कर लो, ठीक है, जो गांव में रह रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा उनका ख्याल नहीं रखे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ खेलो, जहाँ खेल रहे हैं। इस वजह से उनकी बॉडी क्या हो जाती है, इम्यूनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्या स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन आप देख लेंगे बड़े बड़े शहर में भी आपके जो बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पर क्या है, बच्चों का बड़ा वो रखा जाता है कि गंदे ना हो जाएं, भाई यहाँ मिट्टी में ना खेल लें, वहाँ ना खेल लें। उसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी बड़ी वीक सी हो जाती है, सेंसिबल हो जाते हैं, उनको ज़रा सी चीज़ों से भी बहुत सारी उनको क्या एलर्जीज़ होती हैं। तो ये वही है आपका एलर्जी। क्या है मतलब कि आपकी बॉडी जब हाइपर सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिविटी, तो ये एलर्जी को आप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, है ना, एक कैटेगरी है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की एलर्जी। ये होता क्या है बच्चों, इट इज अ एग्जैचुरेटेड रिस्पॉन्स, एग्जैचुरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, immune response to particular
एंटीजन may not be pathogen, may not be pathogen। ऐसा जरूरी नहीं है पैथोजन होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी पैथोजन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैथोजन ही है, आपको किसी भी चीज से ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपकी बॉडी हाइपर वे में क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, अब ये कौन कौन से एलर्जिक जो कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। जो एलर्जी कॉज करने वाले कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। इनकी कैटेगरी में आप किसको रख सकते हैं, देखो पोलन ग्रेन से होती है लोगों को एलर्जी। ठीक है, आपको डस्ट से भी होती है, कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है। ठीक है, एनिमल डैंडर्स, एनिमल डैंडर्स जो उनकी खुशकी सी जो होती है एनिमल्स की बॉडी पे, कैटल्स की बॉडी पे, उससे भी एलर्जी होती है कुछ लोगों को। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी जो कि एलर्जी कॉज कर रहे हैं, वो क्या है, एलर्जेंस हैं आपके। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं मैंने कोई बैक्टीरिया वायरस का नाम लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, पर्टिकुलर कोई वायरस लिखा मैंने, नहीं लिखा, तो क्या है, पैथोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। केमिकल्स भी होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको एलर्जी क्रिएट होती है, मेडिसिन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में करा देती हैं। तो ये आपके क्या है, एलर्जी है। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों, सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि हो क्या रहा है आपकी बॉडी में। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, आपको क्या होगा आपको स्नीजिंग होने लगती है, छींक आने लगती है ना। ठीक है, आपकी रनिंग नोज, नाक नहीं भागने लगती, रनिंग नोज। ठीक है, वाटरी आईज, आंखें भर आती हैं। हाय मेरे बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आंखें भर आई, एलर्जी नहीं है, वो तो खुशी के आंसू हैं। वाटरी आईज। ठीक है, उसके बाद आपके और क्या होता है आपको, हाँ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अनकॉन्शियसनेस भी होने लगती है। भाई कुछ लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ये हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है। अच्छा, ये कॉज क्या कर रहे हैं, ये कॉज कर रहे हैं इन्फ्लामेशन, है ना, कॉजेज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। अरे क्या लिख दिया मैंने, इन्फ्लामेशन कॉज करने का रीज़न क्या है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन कॉज कर देना है, इसका रीज़न क्या है। देखो इन्फ्लामेशन आप समझते हैं, सूजन जो आ जाती है ना, रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जा रही है, ये हो क्यों रहा है, या बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं, या अनकॉन्शियस, इसका रीज़न सब आपको मिल जाएंगे। अब देखो होता क्या है आपकी बॉडी में, ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं। एलर्जी कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर आई, ठीक है, लड्डू राम बैठे रहते, गोलू राम कुछ ऐसे करके है ना। ठीक है, इनके अंदर क्या हुई, इन्होंने इनहेल करी, इन्होंने क्या करा, इनहेल कर लिया, इनहेल, अच्छा मुंह में बना रहे हो और बोल रहे हो इनहेल कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दा, इनहेल कर लिया कोई चीज़, पोलन ग्रेन इनहेल कर लिए। अब हुआ क्या कि इनकी बॉडी के अंदर इनहेल्ड होकर पहुंचा। ठीक है, वहाँ थी आपकी क्या चीज़ें, जब ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करा तो ये बाइंड करा किससे, बी सेल्स, क्योंकि आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्यों होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पर बनती है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है या रिलीज हो रही है। तो बी सेल्स क्या करने लगती हैं, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ दिस एलर्जन, क्या करने लगती हैं, एक टाइप की एंटीबॉडी रिलीज करने लगती हैं, दैट इज IgE, ई फॉर एलर्जी
मतलब ई फॉर एलर्जी नहीं है, वो राइमिंग करके ले लो, ई फॉर एलर्जी है ना, वरना ए फॉर एलर्जी है, वही ए ही रहेगी, ई नहीं रहेगी। तो IgE रिलीज होने लगती है। अब ये IgE का काम क्या है? अब देखो, जब मैंने तुम लोगों को सेल्स के बारे में बताया था, अच्छा सबको बताया था याद नहीं है मुझे, पर मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था ये चीज़ कि IgE के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी कुछ सेल्स के पास, जैसे कि बेसोफिल के पास, यूसिनोफिल के पास, और आपके मस्ट सेल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपको ब्लड में मिलेंगे, ये आपको टिश्यू में मिलेंगे, इसलिए थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके 3 सेल्स के पास में IgE का रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर फॉर IgE। अब इनका काम क्या है? मस्ट सेल को उठा लेते हैं हम, ठीक है। पोलन ग्रेन कहाँ बाहर आया है, ठीक है, उसका रिएक्शन हुआ, और उसके बाद में ये जो बाहर हमारा क्या था, अब देखो बाहर भी हुआ है तो बाहर भी हमारे पास बहुत सारे WBCs हैं जो उसको लेकर जाएंगे, कैप्चर करके लेकर जाएंगे बी सेल्स के पास, बी सेल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भैया कुछ आया है, देखो इसको क्या है, क्या करना है इसका, बी सेल एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। तो वो चीज़ अलग है, वो चीज़ और डीप में चलेगी। अब हमें देखना है कि एंटीबॉडी ई बनने के बाद में हो क्या रहा है। मस्त सेल्स हैं ये हमारी, मस्त एकदम घूम रही है, इनके पास ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। इन ग्रेन्यूल्स में कुछ केमिकल्स हैं, ये IgEI इनका रिसेप्टर है यहाँ पर, ठीक है। IgER मतलब कि IgE का रिसेप्टर, IgE यहाँ से आया और इन रिसेप्टर के साथ में आकर बाइंड कर गया, ठीक है, रिसेप्टर पर बाइंड हो गया। रिसेप्टर से बाइंड होते ही एक ग्रेन्युलर रिएक्शंस होंगे, एक ग्रेन्युलर नहीं, इसको क्या बोलेंगे, मैं टर्म भूल गई उसके लिए, जिसमें आपका क्या है, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फ्यूज करके या फिर आपके रिलीज करने लगेंगे जो उनके अंदर फिल्ड है। ग्रेन्यूल्स के अंदर है आपका हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये आपके रिलीज होने लगेंगे। ये रिलीज करके करेंगे क्या? IgE ने इनको रिलीज कराकर क्या तीर मार लिया। यही रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों इन्फ्लामेशन के लिए, और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे। हिस्टामाइन जो होता है आपका, वो होता है वेसोकंस्ट्रक्टर, वेसो डायलेटर होता है, कंस्ट्रिक्टर नहीं होता, वेसो डायलेटर, ठीक है। और यही होता है ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्टर। आपका हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन इज अ वेसोडाइलेटर और आपका ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्टर। मतलब क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है, इनको डायलेट कर देगा। डायलेट मतलब इनको इनका डायमीटर बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ने की वजह से क्या होगा, डायमीटर बढ़ गया आपका बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किसके, हिस्टामाइन। ये बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, है ना, और स्वेलिंग, रेडनेस, वहाँ पर ब्लड क्या एक्यूमुलेट होने लगेगा पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर हिस्टामाइन रिलीज हुआ है। इसके वजह से रेडनेस भी आ रही है आपको इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, ठीक है, हीटअप भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। दूसरा एक और प्रॉपर्टी उसकी क्या है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, आपने देखा था ट्रैकिया आपका ब्रोंकस में कन्वर्टेड होके फिर लंग्स के अंदर एंटर कर रहा था, और बाद में ये फर्दर डिवाइड हो रही थी पतली पतली ट्यूब्स में, जो और फर्दर डिवाइड हो रही थी। ये जो ट्यूब्स थी दैट वाज ब्रोंक्यूल्स या दैट इज ब्रोंक्यूल, ठीक है। ब्रोंक्यूल को हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट, पतला कर देंगे। पहले ब्रोंक्यूल इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे लगा है हमारा एल्वियोलाई, अब हमने इसको इतनी थी सपोज, ठीक है, हमने क्या कर दिया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामाइन ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट तो करते का, कंस्ट्रिक्शन डायलेशन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रिक्ट जब करा तो एयर क्या होने लगेगी, जो अमाउंट ऑफ एयर जा रही है इसके थ्रू वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से हमको क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। इनकी वजह से ही ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी आपकी कॉज कर रहा है हिस्टामाइन, ठीक हो। तो ये रीज़न है आपका क्या, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने का, किस रिएक्शन में, आपके इस एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है। तो ये सारी रीजंस हैं बच्चों एलर्जी में, ये हमने पढ़ना है कि कौन सी क्या यूज़ हो रही है आपकी, क्या यूज़ हो रही है,
एंटीबॉडी आपके इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में, वो है आपकी IgE। मेन सेल्स आपकी कौन है, ये बेसोफिल्स, इसोफिल्स और मस्ट सेल्स, ठीक है, ये फंक्शन कर रही हैं। सब ग्रेन्युलर सेल्स हैं, इनके अंदर भी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। बेसोफिल्स में आपके हेपारिन होता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट भी होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स पर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स की जो ग्रेन्यूल आपके प्रेजेंट है उनके अंदर जो केमिकल्स है वो रिलीज करा दिए जाएंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, ठीक है, ये यहाँ काम आ गई। और हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, एलर्जी के बारे में, आई थिंक हाँ। अब आपको अगर एलर्जिक रिएक्शन को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, तो आप क्या देंगे, हिस्टामाइन, हाँ, एपिनेफ्रिन, इसको, ठीक है, स्टेरॉइड्स आपके, ये आपके क्या हैं, ड्रग्स हैं जो कि हम यूज करेंगे एलर्जिक रिएक्शंस में। दीज आर दी ड्रग्स, ठीक है, वो जो कि हम एलर्जिक रिएक्शंस में यूज करते हैं टू स्लो डाउन दी एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। हिस्टामाइन सब कुछ कर रहा है तो हम एंटी हिस्टामाइन यूज़ कर लेंगे, एंटी हिस्टामाइन ड्रग यूज़ करेंगे ताकि हिस्टामाइन का इफेक्ट कम हो सके, ठीक है। तो ये हमारी क्या चीज़ें हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में चीज़ें हैं कुछ जो हमें पढ़नी थी। कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कुछ एलर्जीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे या कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। एज़मा के बारे में बात करेंगे हम, ये मैंने कई बार बताया है, लास्ट ईयर से बताती आ रही हूँ, दैट इज़ नॉट एस्थमा, दैट इज़ एज़मा। और ये जो 11th वाले जो इस टाइम पे 12th में हैं उन लोगों को मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। तो हम एज़मा आपके इसी कैटेगरी में आता है, किस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ आपके एंड करते हैं लेक्चर आज का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे और हम लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ड्रग्स अल्कोहल जो एब्यूज़ है वो वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद कुछ ही टाइम में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल और पढ़ते रहिए।